कानून में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है कि इसने मारा, ये मरा, वीडियो दिख रहा है, तो जज का अपना नॉलेज, विज़डम और वो जजमेंट नहीं है कि दिख रहा है तो मैं सज़ा दे दूँ। अब इसमें मुझे किससे कितना पूछना है? मतलब ये बहुत जुवेनाइल क्वेश्चन हो सकता है, बट मैं एक आम आदमी की प्रॉब्लम बता रहा हूँ। नहीं, कानून तो कहता है कि पहले गवाहों के बयान होंगे और फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। गवाह ने दिख रहा है सीसीटीवी पे, अभी गवाह क्या वो बोलेगा? नहीं मानेंगे, आंख बंद करके। वो कानून हमारा कह रहा है कानून अंधा है, हम इसको नहीं देखेंगे, तो हमारा कान खुला हुआ है, तुम गवाहों के बयान सुनाओ हमें। पर कानून बहरा नहीं है, गाली दो तो जज मतलब कानून हमको सज़ा दे सकता है। नहीं, कई बार तो कानून बहरा भी लगता है, क्योंकि एक व्यक्ति ने बोला, हैदराबाद के व्यक्ति ने, कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा, और वो विधायक बन के बैठा हुआ है। तो कई बार तो ऐसा लगता है कानून अंधा है, और कई बार लगता है कानून बहरा भी है। तो आप ये कह रहे हैं इतने सिंपल से केस में भी वो हाँ, 50 गवाह को मंगाएंगे, कुछ भी करेंगे मतलब? आप यही देख लो, जिसने बोला कि 15 मिनट के लिए हिंदुस्तान से हिंदुओं को पुलिस हटा लो, खत्म कर दूंगा, उसको कितने साल सजा हुई? कोई सजा नहीं हुई। कभी आपने चीन में सुना, चीन तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह? कभी चीन में आपने किसी ने कहा कि हम चीन का चिकन नेक काट देंगे? कभी चीन में कभी ये बात हुई कि ये 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, सारे चीनियों को, जितने बौद्ध रहते हैं उनको हम काट के फेंक देंगे? नहीं हुई ना। कानून का खौफ है। और चीन में तो भ्रष्टाचारियों को फांसी देने का कानून है। चीन में अभी कुछ दिन पहले कृषि मंत्री को फांसी हुई है, 2 साल पहले वहाँ के कानून मंत्री को फांसी हुई है। चीन के कंपनी के जीएम ने ठेकेदार से 2 लाख युआन ले लिया था, उसको फांसी हुई है। चीन में तो सीधे भ्रष्टाचार फांसी, दूसरी कोई सजा नहीं, आजीवन कारावास की सजा ही नहीं। मतलब दुनिया के कई देश मॉडल है हमारे लिए। सिंगापुर में ड्रग स्मगलिंग में फांसी के अलावा कोई सजा ही नहीं है, आजीवन कारावास भी नहीं है। चीन में भ्रष्टाचार में फांसी की सजा है। दुनिया के कई देशों में घुसपैठ पे 20 से 50 साल की सजा है, अवैध रूप से आप घुस गए तो। दुनिया के, इसीलिए चीन में आप देख लीजिए, वहाँ न कोई डॉक्टर आतंकवादी होता, न कंपाउंडर आतंकवादी होता। यहाँ डॉक्टर कंपाउंडर सारे आतंकवादी हो रहे हैं। पर सर उस देश में सारे लोग इन मुद्दों पर एक हैं, आपके यहाँ पर वो नहीं है ना एक। आपके यहाँ पे पक्ष है, विपक्ष है, फिर 50 लोग और आ जाएंगे। जिस देश में 100 मीटर की सड़क बनाने के लिए 50 स्टेक होल्डर्स हों और 500 लोग प्रोटेस्ट करने आ जाएं कि 100 मीटर की सड़क नहीं बनेगी, वहां पर आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि ड्रग वाले को आप फांसी दे दो। हाँ, ये कानून बना, इस पे आप एक सहमति कैसे लेकर आएंगे? नहीं, इसमें सहमति हो ही नहीं सकती। ये तो बिना सहमति के बनाना पड़ेगा, और उसका प्रावधान भी भारत के संविधान से निकालना पड़ेगा। देखिए, किसान क्या करता है? पहले बुआई नहीं करता, पहले जुताई करता है, गुड़ाई करता है, निराई करता है, खरपतवार की सफाई करता है, फिर भी थोड़ा बहुत रहता है तो पेस्टिसाइड डाल के उसको भी खत्म कर देता है। फिर हल चला के उसकी बाकायदा हेंगाई करके उसको समतल करके फिर बीज बोता है, फिर सिंचाई करता है, फिर उसमें खाद पानी देकर उसको फसल तो अच्छी पैदा होती है। इस देश में एक बार जुताई, गुड़ाई, निराई, खरपतवार की सफाई करने की जरूरत है। इस देश में 100 पॉलिटिकल परिवार हैं जो अराजकता फैला रहे हैं, जो अपनी अपनी एक दुकान खोल के बैठे हैं, जिसको कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी। यूपी में 2-3 परिवार हैं, झारखंड में 2 परिवार है, बंगाल में 1 परिवार है, तमिलनाडु में 2 परिवार हैं, पंजाब में 2-3 परिवार हैं, हरियाणा में 2-3 परिवार हैं, कश्मीर में 2 परिवार हैं, राजस्थान में 2 परिवार हैं, मुंबई में 3 परिवार हैं। ऐसे ऐसे टोटल 100 परिवार हैं जो इस देश में अराजकता फैलाते हैं, जाति का जहर घोलते हैं, भाषा का जहर घोलते हैं, क्षेत्र का जहर घोलते हैं, अगड़े पिछड़े का जहर घोलते हैं, दलित बनाम संवरण करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। और लगभग 50 एनजीओ, जिसको आप सामाजिक संगठन कहते हैं, वो 50 के आसपास एनजीओ हैं। ये 150 का इलाज हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। और 150 का इलाज करने के लिए कुछ नहीं करना है, आप केवल प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बनाइए। ठीक है, भ्रष्टाचारियों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, फांसी देने के लिए कानून बनाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये जितने सो कार्ड सामाजिक संगठन है, ये भारत छोड़ के भाग जाएंगे। ये जो 100 परिवार हैं, इनके ऑस्ट्रेलिया में भी फार्म हाउस है, कनाडा में भी फार्म हाउस है। ये जिस दिन कठोर कानून बना, ये छोड़ के भाग गए। जब भारत छोड़ के भाग गए, उसके बाद आप जो मन करे कानून बनाइए, आप सीए लागू करिए, यूसीसी लागू करिए, पॉपुलेशन कंट्रोल लागू करिए, जो करना है करिए, कोई नहीं बोलने वाला। जब तक ये परिवार है तब तक अराजकता फैलाएंगे। पर इतना एक्सट्रीम जाने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ेगा किसी हद तक? कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल नहीं बदलना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोविजन है आर्टिकल 355। ठीक है, आर्टिकल 355 कहता है कि अगर एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा हो, बाहर से कोई हमला हो रहा हो, या अंदर से बहुत इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा हो, अंदर से अलगाववाद है, आतंकवाद है, जिहाद है, मजहबी उन्माद है, कोई भी ऐसा काम जो अंदर से ज्यादा हो रहा हो, डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही हो, तो आप आर्टिकल 352 को यूज करिए। 352 कहता है इमरजेंसी लगा दो। इस देश में इमरजेंसी लगी एक बार 1975 में, लेकिन वो देश बचाने के लिए नहीं लगी, संस्कृति बचाने के लिए नहीं लगी,
वो आर्टिकल 355 की स्पिरिट में नहीं लगी। इंटरनल डिस्टर्बेंस वो केवल सत्ता बचाने के लिए लगी है। अगर देश में सत्ता बचाने के लिए आर्टिकल 352 इमरजेंसी लग सकता है, अगर इस देश में अपनी प्रधानमंत्री का पद बचाने के लिए इमरजेंसी लगाया जा सकता है, तो देश बचाने के लिए क्यों नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। क्या ज़रूरत है? हम इस डेमोक्रेसी को लेके खाएंगे पिएंगे, इसका अचार डालेंगे, क्या करेंगे? अरे भाई, साल भर के लिए अंदर लगाओ, सफाई करो, जुताई गुड़ाई निराई खरपतवार की सफाई करो, एक बार मामले को सेटल करो। अगर आपको लग रहा है कि सामान्य परिस्थितियों में आप धर्मांतरण नहीं रोक पा रहे हैं, सामान्य परिस्थितियों में घुसपैठियों को नहीं भगा पा रहे हैं, सामान्य परिस्थितियों में लफ्ज़-ए-जिहाद नहीं रोक पा रहा है, सामान्य कंडीशन में आप ड्रग कारोबार नहीं रोक पा रहे हैं, नेचुरल कंडीशन में आप जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहा है उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो संविधान में आर्टिकल 355 इसीलिए दिया हुआ है। संविधान में जितने भी प्रावधान हैं ये आइडियल रखने के लिए नहीं है, यूज करने के लिए। आर्टिकल 356 है ना कि भाई किसी राज्य में अगर आपकी स्थिति कंट्रोल से बाहर हो रही, 356 लगा दो। देश में 356 लगा है, लेकिन पॉलिटिकल कारणों से लगा, कभी जेन्युइन कारणों से नहीं लगा जो हमारे संविधान निर्माता चाहते पर थे। यहाँ पे साबित कैसे करेंगे कि ये जेन्युइन है, पॉलिटिकल नहीं है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आ जाएंगे और कहेंगे कि ये पॉलिटिकल कारणों से ही लगाया जा रहा है। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, आज भी बोला जाता है ना कि एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। बंगाल में पिछले 10 साल में कम से कम 10 ऐसे मौके आए जबकि एकदम आर्टिकल 356 का फिट केस हो रहा था। भाई, इलेक्शन नहीं हो रहा है ठीक से, इलेक्शन हो रहा है तो विपक्षियों को मारा पीटा जा रहा है, लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, अपने घर से बाहर भागना पड़ रहा है। ये हुआ ना बंगाल में, अभी कई ऐसी घटनाएं जहां बीएलओस को थ्रेट किया जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में अगर 356 नहीं लगाया जाएगा तो कब लगाया जाएगा? कल एसआईआर पे बहस हो रही थी, मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहा, कल हमने कहा कि जब इलेक्शन होता है तो वहां का प्रशासन इलेक्शन कमीशन के दायरे में आ जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू होता है तो 1 महीने तक, जब तक पूरा इलेक्शन की प्रक्रिया नहीं पूरी होती, वहां का कलेक्टर, कप्तान, थानेदार, तहसीलदार सब ईसीआई के पास होते हैं, इलेक्शन कमीशन के पास होते हैं। जो एसआईआर हो रहा है ये भी उसी इलेक्शन का पार्ट है। इलेक्शन कमीशन के 2 काम है। पहला काम है वोटर लिस्ट तैयार कराना, दूसरा काम है इलेक्शन कराना। तीसरा कोई काम ही नहीं है इलेक्शन कमीशन का। भारत के संविधान के हिसाब से आर्टिकल 324 के हिसाब से इलेक्शन कमीशन के 2 काम है, वोटर लिस्ट तैयार कराना, इलेक्शन कराना, वोटर लिस्ट तैयार कराना, इलेक्शन कराना, वोटर लिस्ट तैयार कराना, इलेक्शन कराना, और जरूरत पड़ने पे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करना, जिसको हम एसआईआर कहते हैं। ये पावर उनको आर्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से मिली हुई है। अब अगर बीएलओ को ही डराया जाएगा, बीएलओ को धमकाया जाएगा और प्रॉपर अच्छे तरीके से वोटर लिस्ट तैयार नहीं होगी तो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होगा? इसलिए मैंने कल माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आप समय, वैसे तो कभी ऐसे हुआ नहीं कि वोटर लिस्ट तैयार करते समय वहाँ का प्रशासन आया हो, लेकिन बंगाल की विशेष परिस्थितियाँ है। और मैंने बंगाल का इसलिए भी नाम लिया, मैंने पीआईएल जो फाइल किया कि पूरे देश भर में एसआईआर होना चाहिए, एसआईआर पीरियडिक होना चाहिए, हर 5 साल में होना चाहिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी किया। ओके, कोई राज्य विरोध करने नहीं आया, बस 3-4 राज्य आए। कौन से? अब जो बंगाल उसमें विरोध कर रहा है, तमिलनाडु एसआईआर का विरोध कर रहा है, केरल उसका एसआईआर का विरोध कर रहा है, यूपी में तो एसआईआर हो रहा है, कोई विरोध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं आया। हरियाणा नहीं आया, पंजाब नहीं आया, आपका गुजरात नहीं आया, महाराष्ट्र नहीं आया। आया कौन? केरल आया, आपका तमिलनाडु आया, आपका जो इधर बंगाल आया। सांसद आए हैं 8-10, महुआ मित्रा आई हैं, आरजेडी के मनोज झा आए हुए हैं, कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल आए हुए हैं, और 4-5 भी और विधायक हैं, एक तमिलनाडु के भी सांसद हैं। ऐसे तो इन लोगों का कंस्ट्रक्टिव ऑब्जेक्शन है या बस ऐसे ही आए? बस नहीं जी, ये हो जाएगा। तमिलनाडु का तो ये था जी, हम बहुत, तमिलनाडु में डाटा काम नहीं करता, 4G 5G काम नहीं कर रहा। तमिलनाडु सबसे डेवलप्ड स्टेट माना गया है यूपी, क्या बोला भारत उन्होंने? का। बोला जी वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, वो कैसे ऑनलाइन फीडिंग करेंगे, और फिर जी वो फेस्टिवल आने वाला है, त्यौहार आने वाला है, तो कैसे एसआईआर हो पाएगा। ऐसे ऐसे नए नए बहाने, ठीक है।